India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा अली। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में यूपीए की संवैधानिकता को चुनौती, यूएपीए पर जल्द सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को नोटिस। गुजरात दंगा मामले पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, जिन लोगों ने सहयोग किया उन्हें ऊंचे पद दिए गए। एसआईटी प्रमुख आर के राघवन उच्चायुक्त बनाए गए। बजरी खनन मामले को राजस्थान सरकार को राहत मिली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन की दी मंजूरी। अब जनता को सस्ते दर पर बजरी मिल सकेगी। चारधाम परियोजना सड़क चौड़ाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अटॉर्नी जनरल ने सड़क 10 मीटर चौड़ी करने की मांग की है। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ यूएपीए लगाने वाले मामले पर जल्द कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। दरअसल त्रिपुरा पुलिस ने वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों और कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ यूएपीए आपराधिक साजिश और जालसाजी के आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के अधिकारियों को ऐसे अकाउंट को फ्रीज करने और खाता धारकों की सभी जानकारी देने के लिए नोटिस भी दिया गया है। त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ यूएपीए लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यूएपीए की एफआईआर को चुनौती दी गई है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि वो सुनवाई के लिए एक तारीख देंगे। वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई ने कहा कि आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने इस मामले में यूएपीए कानून को भी चुनौती दी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि वो जल्द सुनवाई की एक तारीख देंगे। त्रिपुरा पुलिस ने वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ यूएपीए आपराधिक साजिश और जालसाजी के आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के अधिकारियों को ऐसे अकाउंट को फ्रीज करने और खाता धारकों को सभी जानकारी देने के लिए नोटिस दिया गया है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान और बाद में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का कई समूहों ने रैलियां निकालकर विरोध किया था। इन रैलियों के दौरान घरों, दुकानों और कुछ मस्जिदों में कथित तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। याचिका में मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमलों की घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही यूएपीए की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यदि राज्य में यूएपीए का उपयोग तथ्य खोज को अपराधी बनाने के लिए करने की अनुमति दी जाती है तो इसका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने पर तो केवल सरकार के लिए सुविधाजनक तथ्य सामने आएंगे। भारत की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल नहीं उठाया गया है। याचिका में पत्रकार श्याम मीरा सिंह के त्रिपुरा जल रहा है ट्वीट का भी बचाव किया गया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आरएफ नरिमन के हालिया भाषण का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने यूएपीए को अंग्रेजों का कानून बताया था। याचिका में उन पर दर्ज यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों अंसार इंदौरी
और मुकेश और एक पत्रकार ने ये याचिका दाखिल की है। वकीलों ने स्वतंत्र तथ्य खोज टीम के हिस्से के रूप में त्रिपुरा का दौरा किया था, जबकि पत्रकार श्याम मीरा सिंह ट्विटर पोस्ट के लिए एफआईआर का सामना कर रहे हैं। याचिका में उन पर दर्ज यूएपीए के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं 2002 के सांप्रदायिक दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाले विशेष जांच दल को तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष देने के लिए खुद जांच की जानी चाहिए। ये बात दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताई। गुजरात दंगों के मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च पदाधिकारियों को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईटी प्रमुख आर.के. राघवन बाद में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन को अगस्त 2017 में साइप्रस का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। सिब्बल ने यह भी उल्लेख किया कि अहमदाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त पीसी पांडे, जो शुरू में मामले के आरोपी थे, बाद में गुजरात के डीजीपी बने। सुनवाई के चौथे दिन सिब्बल ने एसआईटी की कथित चूक के बारे में विस्तार से बताना जारी रखा। वहीं चारधाम परियोजना को लेकर दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को परियोजना से जुड़े राजमार्ग, जो कि चीन की सीमा से जुड़ता है, पर 5.5 मीटर का गलियारा बनाने के नियम का पालन करने का आदेश दिया गया था। याचिका के द्वारा 8 सितंबर 2020 के इसी आदेश में संशोधन की मांग की गई है। इस चारधाम परियोजना का उद्देश्य पहाड़ी राज्य के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ना है। जब ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद हर मौसम में चारधाम की यात्रा आसानी से की जा सकेगी। इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का निर्माण किया जाना है, जिसमें अब तक 400 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है। इस सड़क के चौड़ीकरण के दौरान लगभग 25,000 पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से पर्यावरणविद इस निर्माण को लेकर नाराज हैं। इसके खिलाफ एनजीओ सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून ने एनजीटी के 26 सितंबर 2018 के आदेश को चुनौती दी है। एनजीओ ने यह दावा किया है कि इस परियोजना की वजह से क्षेत्र की परिस्थिति को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। वहीं इस मामले में एनजीटी ने व्यापक जनहित को देखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। वहीं राजस्थान में बजरी खनन को लेकर राज्य सरकार और आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में वैध खनन को अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार प्रदेश में लीगल माइनिंग शुरू कर सकेगी। इससे सीधे तौर पर आम जनता को सस्ते दर पर बजरी मिल सकेगी। गौरतलब है कि राज्य में करीब 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब अवैध खनन माफिया को बड़ा झटका लगा है। राज्य में इस माफिया की कमर टूट सकती है। वहीं लीगल माइनिंग से राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की आय बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में बजरी खनन, अवैध खनन और अवैध खनन की रोकथाम के साथ ही खनन चालू कराए जाने को लेकर सुझाव स्वीकार किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को राज्य में बजरी खनन पर रोक लगाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को बजरी खनन के सभी एलओआई निर्धारित 5 साल की अवधि पूरी होने पर खत्म कर दिए। लेकिन एलओआई धारकों ने ये कहते हुए आपत्ति कर दी कि जब खनन को लेकर लीज एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो अवधि कैसे खत्म हो सकती है। एलओआई खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया था। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को 6 सप्ताह में अध्ययन कर सुझाव देने के निर्देश दिए, लेकिन कोरोना की वजह से कमेटी रिपोर्ट नहीं दे सकी। कोर्ट ने कमेटी को 30 सितंबर 2020 तक ये रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोविड के चलते कमेटी ने अपनी सिफारिशों को हाल ही में कोर्ट को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को राज्य में जब बजरी खनन पर रोक लगाई, उस वक्त करीब 45 खानों में बजरी खनन चल रहा था। ये बिना पर्यावरण एनओसी के राज्य सरकार से अनुमति लेकर खनन कर रहे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए रोक लगा दी थी। लेकिन लीगल माइनिंग को अनुमति मिलने से अब फिर से खनन शुरू हो सकेगा।
बजरी कारोबारियों के मुताबिक प्रदेश में रोजाना करीब 10,000 बजरी ट्रक की जरूरत है। जयपुर से ही रोजाना 2,000 से बजरी ट्रकों की खपत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य खनन विभाग के जरिए बुधवार को बालू निकालने की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि बालू खनन पर पूरी तरह से बैन लगाने से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होता है। साथ ही अदालत ने कहा कि बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले 3 जजों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद नए सिरे से की जाएगी। बेंच ने कहा कि इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है और नतीजतन रेत माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जाने जैसे मामले सामने आते रहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू जरूरी है। पीठ ने कहा कि वैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अवैध खनन को बढ़ावा देने से राजकोष को बड़ा नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर यह आदेश दिया है। एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बांका में नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद की जाए। एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर यह आदेश आया। एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बांका के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत एकमात्र कारण से खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के नाम से पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश पीठ ने कहा कि हालांकि ये प्रारूप सही नहीं हो सकता, इसे दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में मैसर्स बेल मार्शर्स टेलीसिस्टम्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पक्ष में विषय चेक जारी किए गए थे। शिकायत के साथ बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति थी, जिसने प्रबंध निदेशक को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया था। अन्य बातों के अलावा आरोपी ने इस आधार पर शिकायत का विरोध किया कि यह भूपेश राठौड़ की व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई थी, न कि कंपनी की ओर से। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि ऋण दिए जाने को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था और बोर्ड के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परिवादी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता चेक का प्राप्तकर्ता नहीं था। शुरुआत में कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी ने चेक के हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिया था। उसे यह साबित करने का बोझ उठाना पड़ा कि लेन देन धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया था। तकनीकी आपत्ति जताने के अलावा वास्तविक पहलू पर वास्तव में कुछ नहीं कहा गया है। कॉर्पोरेट इकाई द्वारा शिकायत दर्ज करने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में पीठ ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद का हवाला दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर राज्यपाल जल्द फैसला लेंगे। इस मामले में मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग ने अपनी ओपिनियन दे रखी है और गवर्नर को फैसला लेना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर के गवर्नर को विधायकों की अयोग्यता के मामले पर चुनाव आयोग की राय मिल जाने के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। गवर्नर विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर चुनाव आयोग की सलाह पर फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते हैं। दरअसल मणिपुर विधानसभा के कांग्रेसी एमएलए डीडी थाइसिल ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर 12 बीजेपी विधायकों की अयोग्यता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कांग्रेस एमएलए थाइसिल ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पद को होल्ड किया था और यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है, इसीलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। गुरुवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आनंद गिरी पर महंत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। मामले में जमानत के लिए आनंद गिरी ने अपनी जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। आनंद गिरी करीब 41 दिनों से नैनी जेल में बंद हैं। उन्हें महंत गिरी नरेंद्र गिरी की मौत के बाद हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इस दौरान आनंद गिरी के वकीलों ने पहले भी जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद आनंद गिरी के अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने एक बार फिर विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए गुरुवार की तारीख दे दी थी। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आनंद गिरी के वकील ने कहा कि वह अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कॉपी का अध्ययन करने के बाद वे आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरी की आवाज के नमूने का परीक्षण सीबीआई कराएगी। आवाज का नमूना लेने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी दी गई है। सीबीआई के अधिकारी के.एस. नेगी की ओर से अदालत में अर्जी दी गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चित्रकूट गैंगरेप मामले में बुधवार को फैसला आ गया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने प्रजापति समेत 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। वहीं मामले के 4 अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को दोषी पाया गया है। 4 आरोपियों चंद्रपाल, विकास शर्मा, रूपेश्वर और अमरेंद्र सिंह पिंटू को कोर्ट ने निर्दोष माना। इनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने बहस के दौरान दलील दी कि अभियोजन रूपेश्वर या चंद्रपाल के खिलाफ एक भी साक्ष्य पेश नहीं कर सका। जांच में भी उनके खिलाफ सबूत नहीं। ऐसे में अब 7 साल बाद कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान बार-बार बयान बदलना पीड़िता को भी भारी पड़ा है। पीड़िता समेत राम सिंह राजपूत और अंशु गौड़ के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किस वजह से किसके प्रभाव में बार-बार बयान बदले गए, इसकी जांच लखनऊ के पुलिस आयुक्त कराएंगे। बता दें कि पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 4 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2014 में गायत्री के आवास पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था। 18 फरवरी 2017 को थाना गौतम पल्ली में गैंगरेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के नेहरू प्लेस में अवैध कब्जाधारियों से निपटने को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम या एसडीएमसी में अपने सुझाव मांगे और कहा कि इतना बड़ा वाणिज्यिक क्षेत्र झुग्गी इलाका नहीं बनना चाहिए। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने नेहरू प्लेस में रेहड़ी पटरियों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर निकाय को अन्य हितधारकों के साथ व्यापक सहमति पर पहुंचने और 1 सप्ताह के भीतर अपना प्रस्ताव साझा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ टाउन वेंडिंग समितियों से संबंधित मुद्दों का फैसला नहीं करती है, तब तक ये उन 95 विक्रेताओं को निर्धारित समय, रकबे और स्थान से संबंधित प्रतिबंधों पर सख्ती से अमल करने की शर्तों के साथ माल बेचना जारी रखने की अनुमति देगी, जिनके पास पहले से ही न्यायिक आदेश हैं। न्यायालय ने कहा कि विक्रेताओं को तहबाजारी की शर्तों का पालन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि रात के दौरान कोई सामान या पार्सल न छूटे। पीठ ने कहा कि हम विक्रेताओं से अनुपालन करने और केवल डीडीए द्वारा अनुमति प्राप्त लोगों को ही बिक्री करने की अनुमति देंगे। पीठ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा हितों को संतुलित करते हुए ये देखा जाना चाहिए कि आपात स्थिति में दमकल की पहुंच वहां हो सकती है या नहीं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एसडीएमसी से ये भी सवाल किया कि क्या उसने पिछले आदेश के अनुपालन में जमीनी स्तर पर सत्यापन किया है कि नेहरू प्लेस में केवल वही अपनी दुकानें चला रहे हैं जिन्हें अदालत से सुरक्षा दी गई है। न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा, जिसमें कहा गया कि वो 3 महीने के भीतर अपना सारा खुदाई कार्य पूरा कर लेगा। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.